बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 अन्न पदार्थ सुरक्षा के अंतर्गत अन्न की खराबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अन्न की खराबी के लिए उत्तरदायी घटक कौन कौन से होते हैं, संख्यात्मक अन्न अपव्यय क्या है, गुणात्मक अन्न अपव्यय क्या है और अन्न सुरक्षा और उसका परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, अन्न पदार्थों में अपमिश्रण यानी मिलावट किस प्रकार से होती है, आदि अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अन्न की खराबी यानी फूड स्पॉइलेज किस प्रकार से होता है। कार्बोस पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन, जीवन सत्व, खनिज, रेशेदार पदार्थ, पानी, ये सभी घटक अपने शरीर की योग्य वृद्धि के लिए आवश्यक है, परंतु ये अन्न पदार्थ जिन पदार्थों से प्राप्त होते हैं जैसे गेहूँ, ज्वार, दलहन, चावल अथवा सब्जियाँ, फल खराब हो अथवा उनमें कीड़े पड़ जाएं तो क्या होता है। हम जो प्राणीजन्य और वनस्पतिजन्य पदार्थ खाते हैं ये अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले होना आवश्यक है, अन्यथा हम रोगों के शिकार हो सकते हैं या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अन्न पदार्थ का रंग, गंध, स्पर्श, गुणवत्ता, दर्जा, स्वाद इनमें बदलाव आना और उनके पोषक तत्वों का विनाश होना, इसे ही अन्न की खराबी कहते हैं। अन्न की खराबी के लिए उत्तरदायी घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो अन्न की खराबी के लिए कभी कभी फलों के छिलके काले पड़ जाते हैं, अक्सर हमें देखने को मिलता है। कुछ पदार्थों में अवांछनीय बदबू आती है, ऐसे पदार्थ खाने लायक नहीं होते। कभी कभी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ मानवीय प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं, जैसे ज़्यादा पकने के कारण, नम जगह पर भंडारण करने से या अयोग्य भंडारण के कारण इन पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है, जो कि अन्न की खराबी के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी घटक माना जाता है। इसके अलावा खेत में जो अन्न पदार्थ तैयार होते हैं उस समय भी कई बार उन्हें हानि पहुंचती है, जैसे अयोग्य प्रबंधन, अयोग्य भंडारण, अयोग्य यातायात के कारण से अन्न पदार्थ खराब हो जाते हैं। कुछ अन्न पदार्थ जैसे दूध अथवा मांस आदि अम्लीय या भास्मिक होते हैं। अन्न पदार्थों का धातु से संपर्क आने पर रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण भी वे खराब होते हैं और कई बार हवा, पानी, जमीन के सूक्ष्म जीव अथवा कीटकों का अन्न पदार्थों में प्रवेश होने के कारण भी अन्न खराब हो जाता है, जिसमें जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फलों के अंदर जो सड़न लगी हुई है उसमें कई बार कीड़े अथवा सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनके अंदर सड़न पैदा होती है। अब देखते हैं कि संख्यात्मक अन्न अपव्यय क्या होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड का क्या अर्थ होता है। गलत विधि से किया गया कृषि कार्य जैसे मुट्ठी से बुआई करना, अव्यवस्थित दवाई करना, योग्य भंडारण और वितरण पद्धतियों का उपयोग करना तथा पंगत जैसी पारंपरिक भोजन पद्धति में अतिरिक्त आग्रह करने से अन्न का अपव्यय होता है। इसे संख्यात्मक दृष्टि से अन्न का अपव्यय होता है और क्योंकि यही अपव्ययित अन्न अन्य लोगों को भी दिया जा सकता था। दूसरा जो आता है गुणात्मक अन्न अपव्यय यानी क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, जिसके अंतर्गत अन्न की रक्षा करते समय अन्न सुरक्षा की गलत विधि का उपयोग करना, परिरक्षकों का अतिरिक्त मात्रा में उपयोग करना, अन्न को अधिक पकाना, सब्जियों को काटने के पश्चात धोना, तैयार अन्न ग्राहकों तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय का अनुमान गलत होना तथा अंगूर आम का अयोग्य रखरखाव अन्न के गुणात्मक अपव्यय के कारण होते हैं। अब देखते हैं कि अन्न का भंडारण और सुरक्षा, अन्न सुरक्षा और परिरक्षण, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो है वह है अन्न सुरक्षा और परिरक्षण। अन्न पदार्थ को ठंडा करना, सुखाना, उबालना, एयरटाइट डिब्बों में बंद करना जैसी अन्न पदार्थों की सुरक्षापूर्ण भंडारण करने की पद्धतियाँ पाई जाती है।
इन विभिन्न पद्धतियों से अन्न पदार्थ में होने वाली सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक दी जाती है और वे खराब नहीं होते हैं। अन्न सुरक्षा और परिरक्षण के अंतर्गत जो पहली स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है वो होती है अन्न सुरक्षा। विभिन्न कारणों से अन्न में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होकर उसका खराब होना, कीड़े पड़ना, इनसे अन्न सुरक्षित रखने को अन्न सुरक्षा कहा जाता है। दूसरा है अन्न परिरक्षण। आंतरिक घटकों के कारण अन्न में होने वाली खराबी टालकर अन्न अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए अलग अलग खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है और इस पद्धति को ही अन्न परिरक्षण कहते हैं। अगला है हिमीकरण, जिसमें कम तापमान पर अन्न पदार्थों को में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की गति कम हो जाती है और इस कारण अन्न पदार्थ बहुत समय तक टिक पाते हैं। इसके लिए ही घर के प्रशीतक का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा है गैसों का उपयोग। वेफर्स और अन्य खाद्य पदार्थों को एयरटाइट पैकेट में बंद करते समय नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इस विधि से कीटक और फफूंदी की वृद्धि को रोका जा सकता है और इसके अलावा जो उसमें खाद्य पदार्थ होते हैं उसके टेस्ट को भी टिकाऊ रखा जा सकता है। उसके बाद अगली जो स्टेप है वो है धूमन यानी फॉगिंग। धूमन पद्धति में धुआं देकर अन्न संरक्षित किया जाता है और इससे में निश्चित मात्रा में एल्यूमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है कीटनाशकों का उपयोग। बोरी में अनाज भरने के पश्चात मेलिथियोन का फुहारा बोरियों पर डाला जाता है। उसके बाद है प्राणों की बौछार। इस प्रक्रिया में अन्न पदार्थों पर आयनीकरण करने वाले प्राणों की बौछार की जाती है। उदाहरण उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर द्वारा निर्मित क्ष किरण तथा किरणोत्सर्जी समस्थानिकों द्वारा उत्सर्जित गामा किरण, जिसके कारण सूक्ष्मजीव, फफूंदी और कीटक नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के परिरक्षक उपयोग में लाए जाते हैं। पहला होता है प्राकृतिक परिरक्षक, जिसके अंतर्गत नमक, शक्कर, तेल का उपयोग कर अचार, मुरब्बे, जैम, पेठा आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा होता है रासायनिक परिरक्षक, जिसमें प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल यानी सिरका, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट तथा कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट के लवणों का उपयोग कर सॉस, जेली, जैम, पकाने के लिए सब्जियां और अन्य पैकेट बनाकर लंबे समय तक इन्हें टिका कर रखा जाता है। इसके पश्चात अंत में जो पद्धति है अन्न रक्षण की वो है पाश्चरीकरण। इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमान तक गर्म किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध को 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट गर्म किया जाता है और फिर तेज़ी से उसे ठंडा किया जाता है। इससे दूध के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इस प्रकार का जो दूध होता है वही पाश्चराइज्ड मिल्क कहलाता है। अब देखते हैं कि अन्न पदार्थों में जो मिलावट होती है वो किस प्रकार से की जाती है। अन्न के अपमिश्रण के विभिन्न परिणाम होते हैं। कुछ अपमिश्रण किए जाने वाले पदार्थों से पेट के रोग अथवा विषाक्तता पैदा हो सकती है। कुछ प्रकार के अपमिश्रित होने वाले पदार्थ लंबे समय तक खाने से शरीर के अंगों के कार्य पर भी विपरीत परिणाम होते हैं। कैंसर जैसे दुर्दम्य रोग होने की भी आशंका अन्न पदार्थों में अपमिश्रण होने के कारण हो सकती है। अन्न पदार्थों से कुछ महत्वपूर्ण घटक अलग कर निकाल लेना, जैसे दूध का जो फैट्स होता है वो, लौंग इलायची का अर्क निकाल लेना, कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, अखाद्य पदार्थ या हानिकारक रंगों का मिश्रण करना, हानिकारक पदार्थों का उपयोग करना आदि अनेक अपमिश्रण किए जाते हैं। अब देखते हैं हम कि अन्न में अपमिश्रण है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। जैसे दूध में यदि पानी मिलाया जाता है तो क्या करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दूध की एक बूंद कांच की स्लाइड पर लेते हैं और स्लाइड थोड़ी तिरछी रखो जिससे बूंद नीचे की ओर गिरे। स्लाइड पर दूध का सफ़ेद अंश न दिखे तो दूध में पानी की मिलावट की गई है, यह उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। दूसरा है लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च के पाउडर में यदि ईंट का बुरादा मिलाया गया है तो हम कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर बीकर में लेते हैं। आधा बीकर भरने तक उसमें पानी डालेंगे। अब इसे मिलाकर 5 मिनट तक स्थिर होने देते हैं। बीकर की पेंदी में यदि लाल रंग की परत जमा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा मिलाया गया है।
तीसरा जो है वो है हल्दी पाउडर। यदि हल्दी पाउडर में मेटानिल येलो यदि मिलाया गया है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसके लिए परख नली में चुटकी भर हल्दी लेकर उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, मिश्रण को हिलाते हैं। अब उसमें थोड़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण मिश्रण लाल दिखता है। हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो यह लाल रंग बना रहता है। इसी प्रकार सूजी में यदि लोह कण मिलाए जाते हैं तो सूजी पर एक यदि चुंबक घुमाते हैं तो चुंबक में लोहे का बुरादा चिपके तो सूजी में लोहे के कणों की मिलावट है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। धन्यवाद। अब आपको इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय दिया गया है जो आपने इस वीडियो के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और कक्षा कार्य तथा गृह कार्य की कॉपी में दिया गया स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। थैंक यू।